वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। जैसा कि नेम से क्लियर है, वो कंपनसेशन जो वर्कमैन को किया जाएगा। अब ये कंपनसेशन वर्कमैन को कब किया जाएगा, इसकी हम बात करते हैं। तो इन द केस ऑफ एम्प्लॉई इंजर्ड, यदि वो इंजर्ड होता है तो इंजर्ड वर्कमैन है जिसको इंजरी हुई है उसको कंपनसेशन किया जाएगा। और यदि वर्कमैन की डेथ हो जाती है तो जो उसका डिपेंडेंट है उसको कंपनसेशन किया जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, वो ये बताता है कि यदि वर्कर इंजर हुआ है तो इंजर्ड वर्कर को, यदि वर्कर की डेथ हुई है तो उसके डिपेंडेंट को कंपनसेशन किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें फीचर ऑफ द आपका एक्ट 1923 की, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्या बताता है, इट डज नॉट कवर्स पर्सन एम्प्लॉयड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लैरिकल कैपेसिटी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल कैडर पर ये जो आपका एक्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ड्राइंग सैलरी मोर देन 3500 पर ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट रेलवे सर्वेंट। आगे आपका आएगा कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल कैपेसिटी वाले जो पर्सन हैं उन पर ये एक्ट क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर हम देखें, एम्प्लॉयर हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट टू द कमिश्नर विद इन 30 डेज़। यदि इस कंपनसेशन के अमाउंट का डिसीजन हो जाता है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो कमिश्नर को विद इन 30 डे क्या करेगा, वो अमाउंट क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा कंपनसेशन का अमाउंट। एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें, इट कवर्स ऑल वर्कमैन, ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयड, रेलवे, फैक्ट्रीज, माइन, सभी पर ये एप्लीकेबल होता है। इंक्लूड ऑल फैक्ट्री एंगेज इन इंडस्ट्रियल स्पेसिफिस इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। इट अप्लाई टू सीमन, शिप मास्टर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशन। ये सभी पर क्या होता है, एक्ट एप्लीकेबल होता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी में जब हम सैलरी की लिमिट देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल कैपेसिटी पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके साथ साथ जब ये एक्ट लाया गया था तब कैजुअल वर्क पर एप्लीकेबल नहीं होता था। अब हम इस एक्ट का अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो कैजुअल वर्क है उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। एम्प्लॉयड आर्म फोर्स पर ये एक्ट जब 1923 पे आया था लागू नहीं होता था, क्योंकि आर्म डिफेंस वगैरह के आपके सेपरेट एक्ट होते हैं। क्लेमिंग कंपनसेशन अंडर द ESI, यदि किसी ने ESI एक्ट 1948 के अंदर कंपनसेशन लिया है तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर नहीं मिलेगा कंपनसेशन। फिर हम बात करेंगे व्हेन एम्प्लॉयर इज़ ए नॉट लायबल, कि एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होगा, यदि वर्कर जो इंजर हुआ है या फिर उसकी डेथ हुई है वो इस तरीके से हुई है कि उसने ड्रिंक की हुई थी या ड्रग्स ले रखा था, तो उस समय वर्कमैन खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। एम्प्लॉयर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने विलफुली डिसओबियंस किया है, डिसओबे किया है रूल्स का, सेफ्टी रूल्स को उसने नहीं माना है, इसलिए उसके साथ इंजरी या मिसहैपनिंग जो डेथ वगैरह हुई है, तो उस समय जो है एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होगा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन की हम बात करें तो जब ये एक्ट 1923 में आया था तो इन केस ऑफ डेथ इन्होंने बताया था एक्ट के अंदर कि एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेजेस, कि मंथली वेजेस जो है उसका 50% करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक रिलीवेंट फैक्टर से। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिलीवेंट फैक्टर से, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे आपके 80,000 जो लिमिट है उससे, और जो दोनों में से ज़्यादा अमाउंट होगा वो वर्कर के बेनिफिट के लिए उसे दिया जाएगा। तो ये कंपनसेशन इन द केस ऑफ डेथ था। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मंथली जो सैलरी रहेगी उसका 50% हम लेंगे और उसको एक रिलीवेंट फैक्टर से इंटू करेंगे, और उस फैक्टर को जब हम इंटू करेंगे तो जो अमाउंट आएगा और जो लिमिट है आपकी 80,000, जो दोनों में से ज़्यादा होगा एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वो उसको पे किया जाएगा। दूसरा हम देखें, इन केस ऑफ परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट, कि यदि एम्प्लॉय परमानेंट या टोटल डिसेबल हुआ है तो जो 50% ऑफ मंथली वेजेस था इसको बढ़ा के 60% कर दिया जाएगा, और वो जो लिमिट 80,000 अमाउंट की थी उसको बढ़ा के 90,000 कर दिया जाएगा। और इन दोनों में से जो ज़्यादा है, मतलब 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रिलीवेंट फैक्टर और 90,000 जो दोनों में से ज़्यादा है वो परमानेंट डिसेबल के केस में एम्प्लॉय को पे किया जाएगा। यदि हम बात करें, कभी कभी पार्शियल डिसेबलमेंट भी होता है, तो पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, पार्शियल डिसेबलमेंट अकर्स दैन द कंपनसेशन इज़ प्रोपोर्शनेट टू द डिसेबिलिटी अराइव्ड इन पॉइंट नंबर 2, जो हमने अब वो 60% वो 90,000 विच एवर इज़ मोर वाली लिमिट पड़ी है, वो किस पर अप्लाई होगी, वो एम्प्लॉय पर अप्लाई होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कंपनसेशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि 1923 के अकॉर्डिंग ही हम कंपनसेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्ट के अंदर 1923 एक्ट है तो वहाँ पे कंपनसेशन का एक अमाउंट ये था। कभी आप सोचें सर ये तो अमाउंट बहुत कम है। फिर हम देखें नोटिस की हम बात करें कि नोटिस क्या है, नोटिस एम्प्लॉयर को कंपनसेशन के लिए कौन करेगा, जो इंजर्ड
पर्सन है वो या उसका डिपेंडेंट डेथ के केस में, क्योंकि इंजर्ड पर्सन यदि एलिजिबल है तो खुद कर सकता है, उसका डिपेंडेंट है या फिर डेथ के केस में जो डिपेंडेंट है वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन के लिए नोटिस दे सकता है। फिर हम बात करेंगे क्लेम की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लेम का। जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो हर एम्प्लॉई ये चाहता है कि उसको टाइमली क्लेम मिले, पर कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि एम्प्लॉयर जो है उस नोटिस के बावजूद भी एम्प्लॉई को जो है क्लेम का अमाउंट नहीं देता, कंपनसेशन नहीं देता। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन यदि नहीं दे रहा है तो कमिश्नर जो है कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो उस एम्प्लॉयर के एरिए के अंदर है, जो उस एरिए के अंदर एम्प्लॉयर रह रहा है, वहाँ पे जो भी पर्सन असाइन है, लेबर कम कंसिलेशन ऑफिसर भी बोलते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे दोनों पार्टी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो हियरिंग करेगा और उन दोनों की सुनवाई करने के बाद वो कमिश्नर के साथ मिलके डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ क्लेम क्या होगा। अच्छा, कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि क्लेम का अमाउंट एम्प्लॉयर देना तो चाहता है लेकिन वो एम्प्लॉय जो है उस अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो अमाउंट बहुत कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या है, एनी contract or agreement whereby an injured person or his dependent relinquish or reduce his right to receive compensation is null and void to that extent, तो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कहलाएगा। फिर हम बात करेंगे अपील की। यदि कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट किया है, रिफ्यूज़ किया है जो उसको अवार्ड ऑफ कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो आगे की जो रिपोर्ट करेगा, अपील करेगा, वो किसको करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन के लिए। इन अपील लाई टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द order of commissioner with regard to awarding or refusing the award compensation, imposing interest and penalty or regarding distribution of compensation। तो distribution of compensation के लिए वो आगे हाई कोर्ट में अपील करेगा। रिकवरी की यदि हम बात करें, the amount of compensation awarded by the commissioner is to be recovered as area of land revenue, वो रिकवरी भी होगी उसकी। in case of failure to distribute the payment, कि यदि फेलियर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट के केस में, तो उस समय क्या होगा, उस समय आप ये देखें, एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय ए वर्कर वेविंग हिज राइट टू बी कंपनसेटेड अंडर दिस एक्ट इज नल एंड वॉइड। कंपनसेशन शुड बी पेड अर्ली, वन डिले बियॉन्ड 1 मंथ अट्रैक्टिंग 6% पर एनम, कि कंपनसेशन टाइमली पेमेंट करना चाहिए। यदि वो 1 मंथ भी डिले करता है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और उसके साथ साथ पेनल्टी भी है। पेनल्टी की लिमिट क्या है, पेनल्टी ऑफ अप टू 50% ऑफ द कंपनसेशन जो है पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। उस समय 1923 में डिसाइड किया था कि इस फाइन या पेनल्टी को बढ़ा के 5000 तक किया जा सकता है। तो ये है इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट को हमने समझा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्ट है 1923 में आया था, लेकिन इसकी कुछ अमेंडमेंट यदि आप समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। आपको याद हो जब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात की थी, हमने स्कोप की बात की थी, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि कंपनसेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया था, वो 2000 में आया था। और 2000 में जब नेचर ऑफ एम्प्लॉयड की हम बात करें तो वहाँ पे कैजुअल बेसिस पर जो एम्प्लॉय थे उनको इसके अंदर कंपनसेशन के लिए नहीं इंक्लूड किया जाता था। लेकिन जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट 2000 में आया था, उसने ब्रॉट डाउन किया था ऑल वर्कर को, किसमें, इस एक्ट के अंदर, वेदर एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस और अदर देन, कि किसी भी तरीके से वो एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है तो कंपनसेशन उसका ज़रूर दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम कैजुअल लेबर विल बी प्रोवाइडेड कंपनसेशन फॉर द डेथ एंड डिसेबिलिटी, कि यदि आपका किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस समय उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि ये जो एक्ट था, पहले आपके रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, उन पर जो कुक वगैरह काम करते थे उन पर ये आपका एप्लीकेबल नहीं था, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होने लगा है। इसके अलावा हमने ईएसआई की बात की थी कि जो ईएसआई वाले जो हैं, जैसे कैजुअल लेबर के अलावा हमने ये भी देखा था कि ईएसआई वगैरह जो है, जो ईएसआई के अंदर बेनिफिट लेते हैं वो जो है नोट अप्लाई है उन पर्सन पर ये। तो यहाँ पे ये बताया गया है, एस्टैब्लिशमेंट विच आर कवर्ड बाय द ESI आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। द कवरेज ऑफ दिस एक्ट इज़ ऑल्सो टू कुक्स एम्प्लॉयड इन ए होटल एंड रेस्टोरेंट, की उन पर भी एक्ट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। डेफिनेशन हमने जो पहले चीज़ें पढ़ी थी वो एज इट इज़ रखी हैं, जैसे कमिश्नर क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा था कि एम्प्लॉयर कौन होता है, ठीक है ना। तो पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है, फुल डिसेबलमेंट क्या होता है, टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है, वो सब जो सेक्शंस हैं उनको एज इट इज़ रखा गया अमेंडमेंट के अंदर, वहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। वर्कमैन को एम्प्लॉय की कैटेगरी हमने काफ़ी कई एक्टों के अंदर पढ़ी है, उसको भी
भी एज इट इज़ रखा गया है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है वो कंपनसेशन ऑफ के अमाउंट के बारे में बताता है, जिसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया जाता है ताकि वर्कमैन का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।